हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आईआईटी रुड़की का स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। जैसे हम कहें टॉसिंग अ कॉइन, ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट। थ्रोइंग अ डाइस, या हम कहें टॉसिंग ऑफ टू कॉइन, ऐसे जो चीज़ें हुई उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। throwing a dice, what is the probability of getting इवन नंबर? ये एक क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले इसमें आप ये देखिए, एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? थ्रोइंग अ डाइस। आप क्या कर रहे हैं? एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो वही आपका एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हम एक डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारा आउटकम क्या क्या मिलेगा? एक डाई को थ्रो किया, या तो 1 मिल सकता है, या तो 2 मिल सकता है, या तो 3 मिल सकता है, या 4, या 5, या 6। इसे हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। इसका मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसमें भी आप एक्सपेरिमेंट की जगह रैंडम एक्सपेरिमेंट लिख लीजिए। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या हो गया? ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हो गया हमारा सैंपल स्पेस। अगर हम पूछे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो कितने होंगे? नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये 6 हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इवेंट की। इवेंट क्या है? तो अगर ये क्वेश्चन बात करें, थ्रोइंग अ डाइस, तो आपका ये एक्सपेरिमेंट हो गया। एक्सपेरिमेंट से हमें मिला सैंपल स्पेस। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। इवेंट क्या है? तो आपका उस टोटल आउटकम में से कुछ आउटकम आपको बोला रहेगा, उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी रहेगी। जैसे थ्रोइंग अ डाइस, तो इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 है। इवन नंबर तो 2 4 और 6। तो ये आपका, जैसे इस क्वेश्चन में बोले तो गेटिंग इवन नंबर, ये आपका इवेंट हो गया। ठीक है, इसको अगर हम इवेंट को हम ई से डिनोट कर लिए, मान लीजिए E1 से डिनोट कर लिए, तो कह रहा है इवन नंबर। तो क्या हो गया? इवन नंबर 2 4 और 6 हो गया। ये इवन नंबर हो गया। अब हम पूछ रहे हैं कि या तो ई से ही डिनोट करिए। हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ ई, मतलब नंबर कितने हैं इवेंट में? तो 3 है। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ
फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट की जगह आप आउटकम भी लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो इवेंट ही आपका क्या है, फेवरेबल आउटकम होता है। ठीक है, और सैंपल स्पेस हो गया आपका पॉसिबल आउटकम। तो अगर इसको लिखें सही ढंग से तो एन ई अपॉन एन एस। एन ई क्या है दिखा रहा है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, एन एस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए कुछ अदर हम लोग बात कर लेते हैं। अगर ए यूनियन बी, इसे कहते हैं ए यूनियन बी, इसे कहते हैं ए और बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी, इसे कहते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी। इसे कहते हैं ए एंड बी, सब एक ही टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम एक आपसे एग्जाम्पल दे के समझाएं तो जैसे ए है आपका 1 2 3, बी है आपका 2 3 4 5। तो अगर हम कहें आपसे ए यूनियन बी, इसका मतलब आपको इसमें जो पड़ा है सेट में, ए में जो पड़ा है और बी में, सबको लेना है। लेकिन जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसको एक बार लेना है। जैसे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ पे भी है तो एक ही बार लिखेंगे। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है तो एक ही बार लिखेंगे। फिर 4 और 5 लिख देंगे। ये हो गया ए यूनियन बी। ए और बी सेम एक ही चीज़ है। अगर हम आपसे बोले ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या होगा, जितने कॉमन मिल रहे हैं ए और बी में वही आप लिखेंगे। तो कौन कौन से कॉमन मिल रहे हैं, 2 और 3 ये कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी 2 और 3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 3। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग वेन डायग्राम से समझते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, ये है आपका ए, ये ए है, ये बी है, और ये मान लीजिए सैंपल स्पेस है। तो आपका जो ये वाला पोर्शन है, इसे कहते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी या ए एंड बी, ये कहते हैं। अगर हम बात करें इतने की, तो ये क्या हो गया,
ओनली ए, ये यही डिनोट कर रहा है ना, ओनली ए। इसका मतलब ओनली ए कह रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं ए हो लेकिन बी ना हो। ठीक है, ए हो लेकिन बी ना हो। तो ये क्या हो सकता है, पूरे ए में से हम अगर ए इंटरसेक्शन भी घटा लें तो ए हो लेकिन बी ना हो वो आ जाएगा, या ओनली ए आ जाएगा, एक ही चीज़ है। ठीक है, अगर हम बात करें आपसे ये, तो इसे क्या कहेंगे, ओनली बी। इसका मतलब बी हो लेकिन ए ना हो। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, बी मतलब टोटल बी है यहाँ से यहाँ तक, और ए इंटरसेक्शन बी उसमें से घटा लें, तो बी हो ए ना हो कि वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम ये कहें कि हम ये पूरा ले ले रहे हैं, जैसे हम पूरा ले ले रहे हैं क्या, ये 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 हम पूरा ले लिए, तो इसे कहते हैं ए यूनियन बी, ए और बी। ठीक है, अगर हम इसी को नंबर के टर्म में लिखे तो, जैसे हम इसे लिख सकते हैं नंबर के टर्म में, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए यूनियन बी, एन ए, एन बी, एन एस। ठीक है, तो ये बन जाएगा, नंबर के टर्म में लिख रहे हैं तो। ठीक है, और हमारा सेट में फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर हम हर साइड एन एस से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला निकल गया है। उसी तरीके से ये सब किस में कन्वर्ट हो गए, ये जितने भी फॉर्मूले थे कैसे कन्वर्ट हो गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी ना हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर यहाँ पे बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए हो लेकिन बी ना हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
अगर एक बात और कर लेते हैं आपको, जैसे दी हो कि ए के ऊपर बार लगा हो, इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 1 के बराबर होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को ही कहते हैं, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो ये इसका मतलब बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट ए न हो। तो ये थोड़ी बेसिक सी बात याद रखिएगा। चलिए अब हम धीरे धीरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, ए अनबायस्ड dice is thrown. Find the probability of even number. फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर पूछा। सेकंड डिविजिबल बाई 3। और थर्ड आपसे पूछ रहा है इवन नंबर एंड डिविजिबल बाई 3। तो सबसे पहले देखिए एक्सपेरिमेंट क्या हो गया आपका, डाइस इज थ्रोन, या आप कह दे रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब डाइस इज थ्रोन और ए डाइस इज थ्रोन। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितनी वैल्यू आ गई? 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो हमारा इवेंट क्या डिसाइड हो गया? इवन नंबर क्या हो जाएगा? 2 4 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर हो गया 1/2। बोल रहा है हम कोई इवेंट डिसाइड करते हैं डिविजिबल बाई 3, उसको f से डिनोट कर दिया। तो f डिविजिबल बाई 3, आपने डाइस थ्रो किया, कौन कौन से नंबर डिविजिबल बाई 3? 3 और 6 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने? 6। तो ये हो गया 1/3। थर्ड आपसे पूछ रहा है इवन नंबर भी हो एंड। तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और मतलब यूनियन, ऊपर बात कर लिए थे। ई इंटरसेक्शन एफ पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो आप क्या कर सकते हैं,
आपको पता है ई पता है इवेंट, एफ पता है, आपको ई इंटरसेक्शन एफ भी निकालना पता है, मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो 6 है केवल। तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 1। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 6। तो 1/6 हो गई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 dice are thrown. What is the probability of getting some at least 10? ये क्वेश्चन पूछ दिया। तो यहाँ एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 डाइस फेंकी गई है। तो सैंपल स्पेस ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। सम एट लीस्ट 10 ये हमारा इवेंट हो गया। सैंपल स्पेस क्या होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो 2 डाइस थ्रोन किया, तो क्या क्या हो सकता है, पहले डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे डाइस पे भी 1 आ जाए, या पहले डाइस पे 1 आए दूसरे डाइस पे 2 आ जाए, या पहले डाइस पे 1 आ जाए दूसरे डाई पे 3 आ जाए। एज इट इज़, एक डाई पे 1 आ जाए डाइस पे, दूसरे पे 6। ऐसे ही बात करें तो 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, सो ऑन 2,6। ठीक है, ऐसे ही चलते चलते 6 1, 6 2 आ सकता है, 6 3 डॉट डॉट 6 6। ठीक है, तो जैसे एक नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने टोटल नंबर है वो बताना है, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो इन सबको काउंट कर लीजिए, या तो आप ये देख लीजिए कि 2 डाइस थ्रोन किया, तो एक डाइस को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस में नंबर कितने आएंगे, 6, दूसरे में 6, तो टोटल 36 अगर 2 डाई फेंके हैं तो। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर सिंगल डाइस थ्रो किए हैं, डाइस है 1, एक बार फेंके हैं तो आउटकम कितना होगा, 6। अगर 2 बार फेंके हैं तो आउटकम क्या होगा, 6 × 6। 3 बार फेंके हैं तो आउटकम क्या होगा, 6 × 6 × 6। ऐसे ही सेम अगर कॉइन टॉस हुई है, एक बार कॉइन फेंके हैं तो आउटकम क्या आएगा, या तो हेड या तो टेल, 2। 2 बार कॉइन फेंके हैं तो एक पे हेड या टेल, 2 बार 2, तो ये 4 हो गया। 3 बार फेंके हैं तो क्या हो सकता है, 2 × 2 × 2, ये हो गया 8। ये कॉइन के बारे में बात हो गई। तो यहाँ 36 है। अब बोल रहा है सम एट लीस्ट 10, एट लीस्ट 10 ये हमारा इवेंट हो गया, सम एट लीस्ट 10। तो ये आप बता दीजिए, एट लीस्ट का मतलब, एट लीस्ट का मतलब कम से कम। जैसे हम बोल दिए आपसे कि मेरे घर एट लीस्ट 4 लोग आएंगे, तो कम से कम 4 लोग आएंगे, 4 लोग से ऊपर भी हो सकते हैं, क्योंकि कम से कम हम बोले हैं, कम से कम 4 लोग आएंगे। तो 4 से अधिक भी आ सकते हैं, 5 6 7 8। तो सम एट लीस्ट 10 बोला है, सम एट लीस्ट 10 इसका मतलब कम से कम सम 10 होना चाहिए, 10 से ऊपर भी हो सकता है। तो इसका मतलब पता चला कि 10 11 12 13 14 ये सम आ सकता है। लेकिन आप
ये देखिए कि किसी डाइस में सम क्या हो सकता है, या तो मिनिमम सम 2 है और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, लास्ट क्या है 6 + 6 तो 12, तो इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 13 14 तो नहीं आ सकता। ठीक है, अब सम 10 आ जाए, वो कैसे आएगा? तो आप ये देखिए कि 3 1 3 2 डॉट डॉट 3 6, यहाँ तक तो सम 10 नहीं आएगा क्योंकि लास्ट 3 + 6 9 आ रहा है। तो सम 10 आएगा किससे? 4 और 6 से, फिर 5 और 5 से, फिर 6 और 4 से। सम चाहिए 11, वो कैसे आएगा? 5 6 6 5। सम चाहिए 12, तो कैसे आएगा? 6 6। तो ये हमारा क्या था? इवेंट था। कितने नंबर आए इवेंट में? 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एटलीस्ट 10 क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, यही आंसर हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं। बोल रहा है 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that product will be perfect square। कि उनका प्रोडक्ट एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अभी हम लोगों ने बात की 2 डाइस अगर थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस में टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 36। अगर प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1 4 9 16 25 36। अब देखिए अगर प्रोडक्ट करेंगे तो डाइस का मैक्सिमम सम कितना आएगा? मैक्सिमम सम, मैक्सिमम प्रोडक्ट, सॉरी मैक्सिमम प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो 6 × 6 यहाँ 36 आएगा और मिनिमम प्रोडक्ट क्या आएगा? 1। तो 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 25 36, ये हमारे इवेंट हो गए, मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, इवेंट क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है? 1 कैसे आएगा? 1 × 1। 4 कैसे आएगा? 1 × 4। 2 × 2। 4 × 1। 9 कैसे आएगा? 3 × 3। 16 कैसे आएगा? 4 × 4। 25 कैसे आएगा? 5 × 5 से आएगा। 36 6 × 6 से आएगा। समझ आया? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट विल बी परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो 2/9 आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ए बैग कंटेन
9 discs, of which 4 are red, 3 are blue, and 2 are yellow. A disc is drawn. Find the probability that it will be first red, second yellow, third blue, fourth not blue, फिफ्थ कह रहा है आइदर रेड और येलो। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। मतलब एक बैग है, उसमें टोटल कितनी बॉल है? 9 बॉल है। रेड का नंबर कितना है? 4। ब्लू बॉल का नंबर कितना है? 3। और येलो बॉल का नंबर है 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड तो क्या होगा? फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 4 अपॉन टोटल आउटकम 9। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो, तो आपका फेवरेबल आउटकम क्या है? 2, पॉसिबल आउटकम 9। थर्ड अगर बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू, तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है? 3, टोटल आउटकम 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ब्लू, तो ये क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस 1/3, 2/3 हो गया। फिफ्थ आपसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर रेड और येलो, और किसको डिनोट करता है? यूनियन, रेड और येलो। तो ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन येलो, रेड एंड येलो। तो आप ये बात बताइए हमको कि आप एक बैग में से डिस्क निकाल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि डिस्क निकाला तो रेड और येलो साथ में निकल जाए। या तो रेड निकलेगा या तो येलो, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों साथ में निकले, तो ये हमेशा 0 रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 4/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो 2/9, 6/9, तो हो गया 2/3। समझ आया कि यहाँ रेड इंटरसेक्शन येलो क्यों 0 हो गया? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक बार में निकाले रेड और येलो दोनों निकल जाए, मतलब रेड भी निकल जाए एक ही डिस्क में, येलो भी। ऐसा नहीं हो गया, तो रेड निकलेगा या तो येलो, तो ये इंटरसेक्शन 0 हो गया। चलिए, आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ हमारा वीडियो देख सके और यहाँ से नॉलेज इकट्ठा कर सके। आप लोगों का हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।